हेलो दोस्तों, नमस्कार। अर्जुन एकेडमी में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हुए आइए पढ़ते हैं हम लोग क्लास 12th का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो पौधों में निषेचन। पौधों में निषेचन के बारे में पढ़ते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में पौधे इस चैप्टर में और ढेर सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ चुके हैं और ये पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से केयरफुल देखिए। और पौधों में निषेचन के टॉपिक को पढ़ाने से पहले कुछ मुख्य बातें जो हैं उसको जानना ज़रूरी है। जैसे परागकण, परागकण एक नर युग्मक होता है, नर युग्मक होता है। परागकण एक नर युग्मक है और इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें दो वाल होती है। एक होती है एग्जाइन और एक होती है इंटाइन। एग्जाइन और इंटाइन, या इसको आप बाह्य चर्म और अधिचर्म बोलते हैं। तो ये परागकण या नर युग्मक हुआ। फिर उसके बाद आइए देखते हैं भ्रूणकोश या मादा युग्मक। भ्रूणकोश या मादा युग्मक। तो मादा युग्मक कहाँ पे पाया जाता है? बीजांड के अंदर पाया जाता है। तो बीजांड के अंदर भ्रूणकोश पाया जाता है। तो देखिए भ्रूणकोश की संरचना आप देख लीजिए। तो भ्रूणकोश जो है वो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्टेज होता है। 7 सेल की बनी कोशिकाएं होती है जिसमें 8 न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इस तरफ से इसकी संरचना जो है, नीचे की तरफ इसमें 2 सिनर्जिड होते हैं या सहायक कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? 2 सिनर्जिड होती हैं या सहायक कोशिकाएं होती हैं और उसी से जुड़ा हुआ एग सेल होता है, या इसको हम बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं? अंडाणु। इसको आप अंडाणु बोलते हैं। ये सहायक कोशिकाएं, ये सहायक कोशिकाएं होती हैं, ये अंडाणु होती हैं। बीच में 2 ध्रुवी कोशिकाएं होती हैं, ध्रुवी न्यूक्लियस। मध्य में ध्रुवी केंद्रक होता है और ऊपर की तरफ प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। प्रतिमुख कोशिकाएं, ऊपर की तरफ 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल होती हैं। तो अब ये हुआ भ्रूणकोश या मादा युग्मक हुआ। अब निषेचन को हम लोग देखते हैं। अब दोनों युग्मक आप जान गए, नर युग्मक तथा मादा युग्मक। इसकी संरचना को आप केयरफुल तरीके से देख लीजिए और फिर आइए हम लोग अब निषेचन को पढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, निषेचन लैंगिक रूप से नर तथा मादा युग्मक का समेकन या संलयन ही निषेचन कहलाता है। लैंगिक रूप से नर तथा मादा युग्मक का संलयन या समेकन ही निषेचन कहलाता है। जो अभी आपने देखा नर तथा मादा युग्मक का मिलन या उसका समेकन ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो अब आइए हम देखते हैं, ये क्रिया जो होती है कई अवस्थाओं में पूर्ण होती है। ये क्रिया विभिन्न अवस्थाओं में पूर्ण होती है। तो आइए देखते हैं कैसे कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए, पहला अवस्था होता है पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण।
परागकण जब परागकण जो होते हैं वो परागण विधि द्वारा जब वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे उनका क्या होता है, अंकुरण होने लगता है। तो जैसे देखिए ये हो गए आपके इस तरह से वर्तिकाग्र हो गए और वर्तिकाग्र पर ढेर सारे परागकण आते हैं। ऐसे ढेर सारे परागकण क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। और परागकण विभिन्न परागकण जब पहुंचते हैं तो यहाँ पे वर्तिकाग्र पे इस तरह से वर्तिकाग्र पे यहाँ पे ये हो गए परागकण और ये हो वर्तिकाग्र। और वर्तिकाग्र पर जल तथा शर्करा पाया जाता है, जिसकी वजह से जिसके कारण ये क्या होते हैं, यहाँ पे वर्तिकाग्र पर ये चिपक जाते हैं। और वर्तिकाग्र पर चिपकने के बाद ये धीरे धीरे इसके जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक विभाजित होकर के इसका जो केंद्रक होगा वो केंद्रक विभाजित होकर के दो कोशिका बना लेता है, एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका बना लेता है। छोटी कोशिका को हम बोलते हैं जनन कोशिका, छोटी कोशिका को हम जनन कोशिका बोलते हैं और बड़ी कोशिका को हम कायिक कोशिका बोलते हैं। कायिक कोशिका क्या बोलेंगे, कायिक कोशिका। यहाँ पे आएगा जब वर्तिकाग्र पर पहुँचेगा तभी इसका अंकुरण शुरू होता है। सबसे पहले वर्तिकाग्र पर पहुँचेगा तो ये जल तथा शर्करा को अवशोषित करेगा और अवशोषित करने के बाद ये फूल जाता है। फूलने के बाद इसकी जो कोशिकाएं होती हैं इसमें विभाजन हो जाता है और कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका दो तरह की कोशिकाएं बन जाती हैं। छोटी कोशिका जनन कोशिका है और बड़ी कोशिका कायिक कोशिका है। और यही कायिक कोशिका जो है बाद में आंतरिक जो वाल है, दीवार है, वो टूट करके ट्यूब नलिका कोशिका बना लेती है। क्या बना लेती है, नलिका कोशिका बना लेती हैं। और बाद में ये नलिका कोशिका एक लंबी नलिका बना लेती है और लंबी नलिका बना करके ये भ्रूण के अंदर, ये बीजांड के अंदर ये धीरे धीरे यहाँ पे ऐसे ऐसे आगे की तरफ बढ़ती है। और यहाँ पे दो तरह के केंद्रक पाए जाते हैं। एक केंद्रक जो होगा, एक केंद्रक नलिका केंद्रक होगा, नलिका केंद्रक, और दूसरा होगा नर युग्मक। दूसरा होगा यहाँ पे नर युग्मक। और फिर यहाँ पे जो बीजांड पाया जा रहा है, बीजांड के अंदर भ्रूणकोश पाया जा रहा है। तो वो भ्रूणकोश जो है इस तरह से भ्रूणकोश लगा होता है। अब भ्रूणकोश के अंदर, बीजांड के अंदर जो भ्रूणकोश पाया जा रहा है, यहाँ पे केंद्रक मैंने बताया, यहाँ पे सहायक कोशिकाएं होती हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं और दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। तो ये धीरे धीरे बढ़ करके ट्यूब जो केंद्रक होता है या नलिका केंद्रक होता है, ये नष्ट हो जाता है। और जब ये नष्ट हो जाएगा और ये आगे की तरफ बढ़ेगा और फिर से इसमें नर युग्मक विभाजित होकर के दो नर युग्मक बना लेते हैं। विभाजित होकर के क्या बना लेते हैं, दो नर युग्मक बना लेते हैं। नर युग्मक कितने बन जाते हैं, दो नर युग्मक बन जाते हैं। और दो नर युग्मक बन के अब ये जो है, अब आपको ये देखना है कि ये
भ्रूणकोश में पहुँचते कैसे हैं या बीजांड में कैसे पहुँचते हैं। तो बीजांड में पहुँचने के लिए इनके 3 तरीके होते हैं। एक होता है निभागी, जो बीजांड में पहुँचते हैं, इसके 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि ये निभाग की तरफ से पहुँच जाता है। जैसे आप देखेंगे इस तरह से, अगर ये बीजांड की संरचना हम देख रहे हैं, ऐसे ये बीजांड है और इस तरह से हम बीजांड की संरचना देख रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक तो ये तरीका है, ये 3 तरीके से पहुंचते हैं जो परागकण का बीजांड में प्रवेश। आइए देखते हैं हम जो टॉपिक है अगला जो है, इसमें अंकुरण के बाद जो पॉइंट आता है वो परागकण का पराग नली का बीजांड में प्रवेश। अब देखिए बीजांड में प्रवेश के जो तरीके होते हैं वो 3 होते हैं। पहला तरीका ये है कि निभागी प्रवेश। कौन सा तरीका है पहला? निभागी प्रवेश। तो निभाग जो है इसका यहाँ पे पाया जाता है। तो जो ट्यूब नलिका है या नलिका की जो कोशिकाएं हैं वो सीधा यहीं से ऐसे इस तरह से क्या होती हैं, ऐसे प्रवेश कर जाती है और इस तरह से प्रवेश करके इसको आप निभागी बोलते हैं। इसको आप क्या बोलेंगे? इसको निभागी प्रवेश बोलेंगे। पहला है निभागी प्रवेश, क्योंकि ये निभाग की तरफ से पहुंच जाता है और इसमें 2 नर युग्मक होते हैं। यहाँ पे 2 नर युग्मक होते हैं। और दूसरा प्रवेश है अंडद्वारी। दूसरा प्रवेश जो होगा वो अंडद्वारी प्रवेश। दूसरा प्रवेश अंडद्वारी होगा। अब आप देखिए अंडद्वारी प्रवेश कैसे होता है। इस तरह से ये बीजांड हो गए, इस तरह से ये बीजांड हुआ और बीजांड में अब ये भ्रूणकोश हो गया। अब ये पराग नलिका जो होती है, ये पराग नलिका इस तरह से आ करके इस द्वार से प्रवेश करेगी। तो आप इसको बोलेंगे क्या? बीजांड द्वारी। ये बीजांड के द्वार से प्रवेश कर रही है और 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। इस वजह से क्या बोलते हैं आप इसको? नहीं, अंडद्वारी या बीजांड द्वारी इसको बोलते हैं, बीजांड द्वारी प्रवेश। अब तीसरा पॉइंट, ये तीसरे तरीके से भी हो सकता है। तीसरा तरीका इसका होता है जो मध्य प्रवेश। और मध्य प्रवेश देखिए कहाँ से ये प्रवेश करेगा। मध्य प्रवेश यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ये पहला हुआ आपका और ये दूसरा हुआ और तीसरा हम लोग देख लेते हैं इस तरह से मध्य प्रवेश को। ऐसे मध्य प्रवेश में जो होता है ये इस तरह से ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे प्रवेश कर जाता है। तो इसको आप बोलते हैं मध्य प्रवेश। क्या बोलेंगे?
इसको आप बोलते हैं मध्य प्रवेश। और मध्य प्रवेश, अब देखिए ये दो नर युग्मक हो गए, इस तरह से ये तीसरा हुआ आपका मध्य प्रवेश। अब आपका नर युग्मक कहाँ पे, बीजांड के अंदर प्रवेश कर गया। अब बीजांड के अंदर प्रवेश कर गया, फिर आप आगे देखेंगे। अब अगला जो टॉपिक हम लोगों का है, अब अगला टॉपिक देखेंगे बीजांड नर युग्मक का या पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। तीसरा टॉपिक इसका है, तीसरा टॉपिक हम देखेंगे हम लोग का तीसरा टॉपिक है इसका पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। अभी आपने जो प्रवेश देखा वो बीजांड में प्रवेश देखा। अब भ्रूण में प्रवेश देखेंगे तो भ्रूण में प्रवेश भी तीन तरीके से होता है। भ्रूण में प्रवेश भी तीन तरीके से होता है। एक देखिए, अगर ये भ्रूण है, इस तरह से भ्रूण है और यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये केंद्रक हुए और ये प्रतिमुख कोशिकाएं थी। प्रतिमुख कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं थी? प्रतिमुख कोशिकाएं। ये ध्रुवी कोशिकाएं थी। ध्रुवी कोशिकाएं थी। अब यहाँ पे ये सहायक कोशिकाएं, ये सहायक कोशिकाएं और ये अंड कोशिकाएं। कौन सी? अंड कोशिका। अंड कोशिका, ये दोनों जो हैं ये सहायक कोशिकाएं हैं, एक अंड कोशिका है। तो अब देखिए इसके अंदर कैसे प्रवेश करेगा। तो पहला जो है सहायक कोशिका, यहाँ पे प्रवेश करना है इस तरह से, सहायक कोशिका तथा भ्रूण के दीवार के बीच में से। यहाँ पे जब प्रवेश करेगा, इसमें भी तीन टॉपिक आते हैं। पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश में भी तीन तरीके से होता है। तो एक होता है सहायक कोशिका, सहायक कोशिका तथा दीवार के मध्य, दीवार के मध्य से। कहाँ से? जैसे यहाँ से प्रवेश करेगा, एक सहायक कोशिका हो गई और ये इसका दीवार हो गया। यहाँ से इस तरह से ऐसे प्रवेश करेगा तो आप इसको क्या बोलेंगे? सहायक कोशिका तथा दीवार के मध्य से। यहाँ पे नर युग्मक है, इस तरह से यहाँ पे प्रवेश कर रहा है। ये एक सहायक कोशिका या सिनर्जिड की कोशिकाएं हैं और ये दीवार है, इसके मध्य से अगर प्रवेश कर रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो आप बोलते हैं सहायक कोशिका तथा दीवार के मध्य से। अब दूसरा आपका है अंड कोशिका। इसका बी होगा, दो सहायक कोशिका के मध्य से, दो सहायक कोशिका के मध्य से। अब इसको आप देखना चाहेंगे तो जैसे देखिए ये इस तरह से है,
इस तरह से है। अगर ये प्रवेश दो सहायक कोशिकाओं के मध्य से हो रहा है, जैसे ये सहायक, एक सहायक कोशिका ये, एक सहायक कोशिका ये, अगर यहाँ से ये प्रवेश कर रहा है इस तरह से दोनों सहायक कोशिकाओं के मध्य से प्रवेश कर रहा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? दो सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश, इसको बोलेंगे आप। तो इस तरह से प्रवेश कर सकता है। या फिर एक तरीका और है, जो तीसरा तरीका है एक सहायक कोशिका को नष्ट करके। कैसे पहुंचेगा? एक सहायक कोशिका को क्या करेगा? नष्ट कर देगा। जैसे देखिए, इसी डायग्राम में हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये क्या करेगा? इस तरह से ऐसे प्रवेश करेगा। ये जो सहायक कोशिका है, एक सहायक कोशिका को क्या कर देता है? ये एक सहायक कोशिका को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। एक सहायक कोशिका खत्म हो जाएगी और इस तरह से भ्रूणकोश में प्रवेश कर लेगा। क्या हो जाएगा? भ्रूणकोश में प्रवेश हो जाएगा। तो अब हम लोग नर युग्मक का भ्रूणकोश में प्रवेश, नर युग्मक को भ्रूणकोश में हम लोग, भ्रूणकोश तक नर युग्मक पहुंच चुका है। तो फिर आइए, अगला है नर युग्मक। इसी में अब इसका जो मुख्य पॉइंट है, इसका मुख्य पॉइंट है, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अगला टॉपिक है इसी में, जिसको हम बोलते हैं, अगला टॉपिक को बोलेंगे नर तथा मादा युग्मक का समेकन। ये आपका चौथा टॉपिक है। 3 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये चौथा टॉपिक है, नर तथा मादा युग्मक का समेकन। तो अब देखिए आप, नर तथा मादा युग्मक के समेकन में क्या होता है? एक नर युग्मक जो है, एक नर युग्मक जो अंड कोशिका है, उससे क्या करती है? उसका मिलन होता है। दो नर युग्मक में से, दो नर युग्मक में से एक नर युग्मक अंड कोशिका से समेकन, अंड कोशिका से क्या करेगी? समेकन करेगी। समेकन करके ये भ्रूणकोश, या नहीं, समेकन करके ये बना लेती है जाइगोट। समेकन करके जाइगोट बना लेती है। जाइगोट बना लेती है और इसी को सत्य निषेचन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसी को सत्य निषेचन बोलते हैं। अब दो नर युग्मक में से अब दूसरा नर युग्मक क्या होता है? दूसरा नर युग्मक जो ध्रुवी कोशिकाएं थी, दूसरा नर
युग्मक ध्रुवी कोशिका से समेकन, समेकन का मतलब होता है मिलन, समेकन करके त्रिक कोशिका बनाती है, त्रिक कोशिका बना लेती है। और इस त्रिक कोशिका को, इसी को हम बोलते हैं त्रिक संलयन। क्या बोलते हैं? इसी को त्रिक संलयन बोला जाता है। इसी को त्रिक संलयन कहते हैं। तो इस तरह से 2 बार निषेचन हुआ। एक बार एक नर युग्मक अंडाणु कोशिकाओं से संलयन करता है, और दूसरा नर युग्मक जो है वो ध्रुवी कोशिकाओं, 2 ध्रुवी कोशिकाओं से निषेचन करके 3n की कोशिकाएं बना लेता है या त्रिक कोशिकाएं बना लेता है। तो इस तरह से ये निषेचन हुआ। अब इसमें आपको अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो है दोहरा निषेचन। और नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी में आता है दोहरा निषेचन। क्या है? दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। क्या है? दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखेंगे दोहरा निषेचन, इसको दोहरा निषेचन क्यों बोलते हैं? दोहरा निषेचन का मतलब 2 बार निषेचन होता है। एक तो एक नर युग्मक अंड कोशिका को निषेचित करती है, और दूसरा नर युग्मक जो होगा वो ध्रुवी कोशिका को निषेचित करती है। तो इस तरह से क्या होता है? 2 बार निषेचन होता है। और इसको एक वैज्ञानिक ने नवासिन वैज्ञानिक ने खोजा था। वैज्ञानिक ने खोज की थी। दोहरा निषेचन की खोज नवासिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और उन्होंने 2 पौधे, एक लिलियम तथा फ्रिटलेरिया, नामक पौधों में खोजा था। लिलियम तथा फ्रिटलेरिया नामक पौधों में खोजा था। तो इस तरह से यहाँ पे जो कोशिकाएं बनती हैं, या हम कह सकते हैं यहाँ पे जो निषेचन होता है सत्य निषेचन में क्या होगा? नर युग्मक तथा अंड कोशिका ये भी यन होता है, और यहाँ भी यन होता है। फिर उसके बाद यन और यन, इन दोनों का क्या होता है? निषेचन होता है या मिलन होता है। ये दोनों अगुणित होते हैं। नर युग्मक भी अगुणित होता है, और अंड कोशिका भी क्या होती है? अगुणित होती है। और अगुणित हो करके ये बना लेते हैं क्या? ये 2n बनाते हैं,
ये 2n बनाते हैं, जिसको बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलेंगे? युग्मनज, या इसी को आप जाइगोट बोलते हैं। और फिर जो त्रिक निषेचन होता है, त्रिक निषेचन होता है, त्रिक निषेचन या त्रिक समेकन भी कहते हैं इसका दूसरा नाम है त्रिक समेकन या त्रिक निषेचन। तो इसमें क्या होता है? इसमें द्वितीयक नर युग्मक, द्वितीयक नर युग्मक, जहाँ पे n होगा, द्वितीयक नर युग्मक तथा जो ध्रुवी कोशिकाएं हैं, ध्रुवी कोशिका, कौन सी कोशिका? ध्रुवी कोशिका। जो दो ध्रुवी कोशिकाएं हैं वो 2n होती हैं, और ये दोनों मिल करके, मिलने के बाद ये बना लेती हैं भ्रूण कोश। ये क्या बना लेती हैं? प्राथमिक भ्रूण कोश, प्राथमिक भ्रूण कोश बना लेती हैं, जो 3n होता है। क्या होता है? 3n होता है। इस वजह से ये बताया जाता है कि जो आवृत बीजी पौधे होते हैं वहाँ पे जो भ्रूणकोश होता है वो 3n होता है, जबकि अनावृत जो पौधे होते हैं, जिसको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है? भ्रूणकोश जो होता है n होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे निषेचन के पहले ही भ्रूणकोश बन जाता है, जबकि आवृत बीजी पौधों में या जो एंजियोस्पर्म पौधे हैं, निषेचन के बाद भ्रूणकोश बनता है। इस वजह से ये क्या होता है? ये 3n होता है, या आप कह सकते हैं ये ट्रिप्लाइड होता है। कैसा होता है? ट्रिप्लाइड होता है। और इस तरह से ये टॉपिक समाप्त होता है। और आप इसको, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही, जो अनिषेचक फलन या पार्थिनोकार्पी है उसको देखते हैं। पार्थिनोकार्पी क्या होता है? तो आइए के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए क्या होता है अनिषेचक फलन। जैसे शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि निषेचन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा? निषेचन नहीं होता है, फलन। और फलन का मतलब फल। अनिषेचन जहाँ पे निषेचन ना हो, और फलन का मतलब फल, जहाँ पे फल बन जाए, तो उसको आप क्या बोलते हैं? अनिषेचक बोलते हैं, अनिषेचक बोलते हैं। और देखिए क्या होता है कि जब कभी कभी कुछ पौधों में या तो परागकण नहीं पहुंच पाता है, या समयुग्मन, परागकण नहीं पहुंच पाता, या समयुग्मन नहीं हो पाता, परागकण या तो परागकण नहीं पहुंच पाता या समयुग्मन नहीं हो पाता, तो वहाँ पे निषेचन नहीं होता या समयुग्मन नहीं होता। तो वहाँ पे जो फल होता है, वहाँ पे फल जो है वो बीजांड से, या आप कह सकते हैं अंडाणु से फल बन जाता है। और फल बनने की क्रिया को, इस फल बनने की क्रिया को, बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को आप क्या बोलते हैं? अनिषेचक फलन बोलते हैं। तो अनिषेचक फलन जो होता है वो, उसमें जो फल बन जाता है वो फल बीज रहित होते हैं। कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं। या आप कह सकते हैं कि बीज रहित फलों का निर्माण जो होता है क्या कहलाता है? अनिषेचक फलन कहलाता है। और ये जो है मुख्यतः दो प्रकार से होता है। एक होता है प्राकृतिक अनिषेचक फलन और दूसरा होता है कृत्रिम अनिषेचक फलन।
तो ये दो प्रकार से होते हैं, दो प्रकार का निषेक फलन होता है। दो प्रकार से अनिषेक फलन होता है। पहला होगा प्राकृतिक अनिषेक फलन और दूसरा होगा कृत्रिम अनिषेक फलन। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक अनिषेक फलन और एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक अनिषेक फलन जो प्रकृति में होता है, प्रकृति में स्वयं होता है, उसको आप बोलते हैं जहाँ पे फल का निर्माण बिना संयुग्मन के, बिना बीज के हो, वहाँ पे बीज नहीं बनता है, उसको आप क्या बोलते हैं? प्राकृतिक अनिषेक फलन। जैसे आपने देखा होगा जो बनाना या केला, वहाँ पे बीज का निर्माण नहीं होता, तो वहाँ पे वो अनिषेक फलन होता है, बीज रहित फल मिलता है आपको, और उसको आप क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन। और एग्जाम्पल आप देखेंगे, केला हो गया, अनानास हो गया, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं केला, अनानास या अनानास जो होते हैं, ये अनिषेक फलन हैं। ये क्या होते हैं? इनमें जो फल बनता है वो बीज रहित होता है, इसमें बीज नहीं होता है, इस वजह से इसको आप क्या बोलते हैं? प्राकृतिक अनिषेक फलन बोलते हैं। और इसको कोई करवाता नहीं, ये खुद प्रकृति में होता है, इस वजह से प्राकृतिक अनिषेक फलन बोलते हैं। अब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जहाँ पे हम कुछ केमिकल या हार्मोन, जो पौधों के हार्मोन होते हैं, केमिकल पदार्थ होते हैं, उनको छिड़क करके नर युग्मक को नष्ट कर देते हैं या वर्तिकाग्र को नष्ट कर देते हैं। जब वर्तिकाग्र को नष्ट कर देंगे तो नर युग्मक वहाँ पे पहुँच नहीं पाता है, और जब नर युग्मक पहुँच नहीं पाता, या तो नर युग्मक को ही नष्ट कर देंगे, जब पहुँच नहीं पाएगा तो समेकन या संयुग्मन नहीं होगा। जब संयुग्मन नहीं होगा तो वहाँ पे फल का तो निर्माण हो जाता है, लेकिन फल का निर्माण होने के बाद उसमें बीज नहीं बनता है, और वो फल कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं, और ये एक कृत्रिम ढंग से होता है। तो ढेर सारे जो इसके एग्जाम्पल, जैसे हम लोग ये चाहते हैं कि बहुत ऐसे फल हैं जिसमें हमको बीज न मिले, जैसे टमाटर हुआ, टमाटर का पौधा, हम लोग टमाटर का फल यूज करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे हम चाहते हैं कि बीज ना हो, बीज बहुत ज़्यादा होता है और बीज नुकसान भी करता है। उसमें ऐसा माना जाता है कि टमाटर के बीज से स्टोन का फार्मेशन होता है, पत्थरी का फार्मेशन होता है, तो इस वजह से हम लोग सोचते हैं कि इसके बीज, टमाटर में हमको बीज न मिले। तो इस तरह से क्या होता है? टमाटर, अंगूर, ये सब क्या होते हैं? कृत्रिम ढंग से बनाए जाते हैं, बीज रहित फल बनाए जाते हैं। इस वजह से ये क्या होते हैं? टमाटर, अंगूर, ये सब क्या होते हैं? बीज रहित फल होते, इसमें बीज नहीं पाया जाता है। और ये चीज़ें क्या होती हैं? ये हम लोग कृत्रिम ढंग से करते हैं, इस वजह से हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम अनिषेचक फलन। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये 60 क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इसको बार बार वीडियो को आप रिवाइज करिए, देखिए। धन्यवाद।